हेलो। हेलो। बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? देखिएगा बेटा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको आने वाले फ्यूचर के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैं नाम बताता हूं आपको, एक अपने पास ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है केजीएमयू जो आप सबको देना है। एक बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है एसजीपीजीआई। इन सब के डिटेल में नोटिफिकेशन का भी हम एनालिसिस करेंगे। और एक बीटीएससी है और एक नॉर्सेट है। मेरे दोस्तों, इतनी अच्छी वैकेंसीज होने के बावजूद यदि अगर हम जॉब नहीं लग पाए तो ये सबसे बड़ा फेलियर होगा हमारा सन 2025 में। आप सबको जो पढ़ाई करना है और कैरियर पे विशेष करके ध्यान देना है, तो ये जो एग्ज़ाम्स हम लोगों के सामने हैं, इनमें से और एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी है आरआरबी। ये आपके पास अक्टूबर या नवंबर के आसपास मिल सकता है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, वो है हमारा शक्ति, जो एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स रहेगा। इसमें मेरे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो, इस क्रैश कोर्स के बारे में सुनिए। पहले नंबर पे हम पूरी कंप्लीट पीआर यादव, इसको एकदम सिस्टमैटिक वे में हम सोल्व करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन से हम कम से कम उसका 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। यानी कि जो मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपको उस पूरे एक्सप्लेनेशन को रोजाना का काम रोजाना करना है। ठीक है। बिकॉज क्लास मैं खुद लूंगा, इसलिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्लासेस का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का लेवल, एक्सप्लेनेशन का लेवल सबसे शानदार होगा। और हमेशा से जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने करवाई है, वो सबसे यूनिक होता है, एकदम पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ होता है। और उन्हीं फ्यूचर की वैकेंसीज को ध्यान रख करके और फिर से आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी और एक सौभाग्य मेरे हाथों से फिर एक बार पढ़ने का मौका मिला, शक्ति क्रैश कोर्स के माध्यम से। दूसरे नंबर पे हम करेंगे कुछ ऐसे, बीच बीच में मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स जो वैल्यू रखते हैं, वो मैं आपको बीच बीच में दूंगा कि यार ये याद करना है, ये याद करना है। ओके। ऑल नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद जहां बीच में आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। वो होंगे सॉन्डर्स, लिपिनकोट एंड मॉसबी के। ये काम जब हम कर लेंगे 2 से 3 महीने में, हम किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, हम उस एग्जाम को क्रैक करके ही निकलेंगे। क्लियर है? फिर मेरे बच्चों, हम वीकली एक टेस्ट सीरीज रखेंगे। उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो आप 6 डेज में या एक वीक में जितना भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और ऐसे मिला करके 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। उस टेस्ट में आपको वीकली आपकी 100% मार्क्स लाना है। क्लियर है? तो जो भी टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर 100% मार्क्स हम लोगों को लाना है। और इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में 2 से 3 महीने आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है। तो मेरे दोस्तों, जब भी कभी किसी भी क्रैश कोर्स की शुरुआत होती है, तो मैं उसकी पूरी आउटलाइन आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपके ब्रेन में जीरो कन्फ्यूज़न रहे। क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है आपको जॉब लगाना,
आपको सफल बनाना। चाहे से टॉपर्स क्रैश कोर्स उठा लें, अचीवर बैच उठा लें, पिछला पीआर यादव टारगेट हाई का सॉल्यूशन अर्जुन बैच उठा लें, अर्जुन टेस्ट सीरीज उठा लें, या NO1 बैच जो कि थ्योरी प्रिपेयर करवाता है स्टूडेंट को, वो उठा लें। यहाँ कंफ्यूज होने वाला मैटर बिल्कुल नहीं है वुगली के अंदर, यानी एकदम सटीक बात होती है, और जो बात होती है वो साहू सर करते हैं। और आपको पता है कि जब एक टीचर आपको डेडिकेशन के साथ हैंडल करेंगे तो मेरे बच्चों कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, जीरो कंफ्यूजन। जब हमारे पास अननेसेसरी ऑप्शन होंगे और हम लोगों को किसी का एक्सप्लेनेशन समझ आएगा, किसी का नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब आपको एक ही सर, एक कोच, जैसे क्रिकेट की टीम में पूरी टीम का एक कोच होता है, उस पूरी टीम का आपके पास एक कोच है, और वो कोच आपको एकदम उसी तरीके से 2 से 3 महीने ट्रेनिंग करेंगे जो कि एक क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की जाती है, और फाइनली 2 से 3 महीने के बाद वो लोग मैच जीत करके आते हैं अपने कोच के पास। सेम मेरे बच्चों में उसी आउटलाइन को इस नर्सिंग प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि यार इस तरीके से मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो आई थिंक प्रिया, रश्मि, सुनील, AK, उषा, आप सब लोगों को, कुलविंदर, मेरी पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एकदम सटीक प्रहार करेंगे एग्जाम पे। इतना सटीक करेंगे कि हमारा निशाना चूक ही नहीं सकता। इतनी सही जगह हम निशाना मारेंगे, टारगेट करेंगे कि एग्जाम, और आपने अभी अगर मेरी क्लासेस अटेंड करी हो, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 जो राजस्थान में पढ़ाया था, मेरे बच्चों में क्या बताऊं आपको, कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज भी नहीं बदली। मैंने कहा था ना आपको कि 40 क्वेश्चन ऐसे देखे मैंने जिनकी लैंग्वेज तक चेंज नहीं हुई। मुझे क्वेश्चन तक याद है कि आप, अब ऐसा कौन कर सकता है कि 4 दिन आपको पढ़ाए और 40 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बैठ जाएं, सेम 40, तो मैं वो बता रहा हूं जिनकी लैंग्वेज भी नहीं बदला। जैसे मैंने आपको एक वो क्वेश्चन कराया कि NHM किन 2 डिपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है, जितने भी प्रोग्राम पढ़ाए सारे प्रोग्राम। तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझिए कि हमारे पास एक ऐसा योद्धा होना चाहिए जो हमें तैयारी करवाए, साहू सर जैसा। और पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरी अगर मैं बात करूं कि क्यों ऐसा पेपर बैठ जाता है, क्यों ऐसा सेम छप जाता है, क्योंकि मेरी आदत है सबसे पहले मैं सिलेबस को पूरे अच्छे से स्टडी करता हूं, और सिलेबस को स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करता हूं कि अब मुझे इस एग्जाम को, अब ये चारों के सिलेबस मैंने पढ़े अच्छे से, पुराने पेपर पढ़े अच्छे से पढ़ लिए, अब वो पढ़ने के बाद मैंने कंक्लूजन निकाला कि अब मुझे क्या पढ़ाना है, और वो सब फाइनली डिसाइड होने के बाद अब फिर उसके बाद मैंने बना दिया शक्ति क्रैश कोर्स। इस तरीके से जब हम चलेंगे ना, जब ही सफल होंगे, तब ही जाकर के हम एग्जाम निकालेंगे। ऐसे कभी भी कोई स्टूडेंट नौकरी नहीं लगता है, क्योंकि मान लो KGMU की तैयारी कर रहा है और थंबनेल पे KGMU लिख देने से तैयारी नहीं होती है। हम जानते हैं हमारे नर्सिंग में ज़्यादातर क्या होता है, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। गुमराह कैसे करते हैं कि उनके सिस्टम में, अभी मेरे सिस्टम में जितनी PPTs हैं ना, उतनी तो पूरी धरती पे किसी के में भी नहीं होगी। नर्सिंग प्रोफेशन मेरे बच्चों मेरे से चलना सीखा है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे से चलना सीखा है। जब सन 2019 में जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, तब नर्सिंग प्रोफेशन के बाकी लोग, कोई 2022 में, कोई 23 में, कोई 24 में, ये यूट्यूब चैनल बना रहे थे जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था। तो बाकी लोग मेरे को ऑब्जर्व करके कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस तरीके से कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो मेरे बच्चों, आप ये समझ लेना कि आप एक सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टीचर के साथ काम कर रहे हैं, और उस ऐप में पढ़ रहे हैं जिस ऐप के अंदर पढ़ना हर किसी का सपना होता है कि यार एक बार साहू सर के नोट्स मिल जाए, साहू सर की टेस्ट सीरीज मिल जाए, और वो आपका सौभाग्य है कि आपको मिल रहा है।
तो मेरे बच्चों सिर्फ थंबनेल के ऊपर केजीएमयू लिख देने से या थंबनेल पे एसजीपीजीआई लिख देने से एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। जो बच्चों को आप सबको मूर्ख बनाया जाता है, आपको गुमराह किया जाता है इस तरीके से कि थंबनेल पे लिख दिया जाता है और आप सोचते हो कि ये केजीएमयू के ही क्वेश्चन होंगे, ये नॉर्सेट के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो आपके 2 घंटे कब बर्बाद कर जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता है। सिलेबस का आगे पीछे कुछ पता नहीं होता। और आपको पता है जब डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं इनमें से सब चीजें पूछूंगा, तो फिर आपको थोड़ा उसकी समझ रखनी चाहिए। देखो हर व्यक्ति, कोई अपनी टेस्ट सीरीज बेचेगा, कोई अपना क्रैश कोर्स बेचेगा, कोई अपना फुल बैच बेचेगा, कौन क्या बेचेगा। टीचर्स का भी एक बिजनेस बन चुका है। हर व्यक्ति जब मरता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है और उसमें स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ वो लोग खेलते हैं। तो मेरे बच्चों में यहाँ पर एक ही बात आप सबको बोलूंगा कि देखो दुनिया तो अपना काम करेगी, समझदारी आपको रखनी पड़ेगी। अच्छी समझदारी के साथ अच्छे टीचर से जुड़िए और अच्छे टीचर से जुड़ करके और अपना कैरियर बनाने पे इतने खो जाइएगा कि दूसरे लोग आपको डाइवर्ट ना कर सके, भ्रमित ना कर सके। वरना हम हमारे जीवन का समय कब खराब कर देंगे और इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज कब हमारी आंखों के सामने से निकल जाएगी, हमें वो पता भी नहीं चल पाएगा। तो आप थोड़ा सा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आज आपको दी है इसलिए दिया ताकि आप भ्रमित ना हो, मिसगाइड ना हो और आप सबके अंदर एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई का जुनून हो, जोश हो और आप सब जुनून के साथ जैसा मैं गाइडेंस करूं आपको वैसा वैसा चलना है। तो आई थिंक आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दें, सृष्टि, सुनील, नीरज, प्रीति, रश्मि और देव प्रकाश, नीरज, आप सब लोग वेल डन, ऑल द बेस्ट कह दें और हम हमारे कार्य की शुरुआत करते हैं बिना समय को खराब किए। चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम जो पहली यूनिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेल और टिश्यू। सेल एंड टिश्यू। अब देखिएगा एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक एक सवाल को जितना समझाऊं उतना आपको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना है। और संडे को जो टेस्ट आएगा यही सोच के रहना है कि आपको जो टेस्ट देना है उसमें 100% मार्क्स लाना है। ठीक है, जो टेस्ट देंगे उसमें 100% मार्क्स लेके आएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम कह रहे हैं कि जीवन की बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट किसे कहते हैं? तो अब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है वो सेल, सेल के ग्रुप्स मिलकर के बनाते हैं टिश्यू। सेम फंक्शन करने वाली सेल्स के ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के मेरे बच्चों सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बनने के बाद ये पूरा बॉडी बनता है। तो इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब इस सेल से पहले भी कुछ होता है। सेल से पहले क्या होता है? तो सेल से पहले होता है यहां पर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से पहले भी कुछ होता है। मॉलिक्यूल से पहले होता है एटम। एटम बोले तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इस तरीके से ये एटम्स जो कि आपने सुना होगा एक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। तो हमारी सृष्टि के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। H2O जैसे मॉलिक्यूल बना तो मान लो H और O से मिलकर के क्या बन जाता है? H2O। और हमारी बॉडी में 75% क्या है? पानी। क्लियर हुआ? फिर देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के C6H12O6, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के ग्लूकोज बन गया, हमारा मेन एनर्जी का सोर्स। फिर देखिएगा आप NH3 एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के एमिनो एसिड बन गए। इसी तरह से कैल्शियम,
कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इनसे मिलकर हड्डियां बन गई, मसल बन गए। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ और मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के और बनाया सेल, और सेल से मिलकर के टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि सर अगर ऐसा हुआ तो सर फिर बेसिक यूनिट जो शरीर का था उसको हमने एटम को क्यों नहीं बोला? एटम को इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये दोनों जो है मेरे बच्चों, ये दोनों नॉन लिविंग है। क्या है ये? नॉन लिविंग। तो यहां तक का जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है एटम और मॉलिक्यूल तक का, वो नॉन लिविंग है। सबसे पहली लिविंग स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है सेल से। कहां से? सेल से। और इसीलिए पूरे शरीर का निर्माण सेल से हुआ। इसलिए ही सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। शरीर का पूरा स्ट्रक्चर, शरीर के पूरे फंक्शन सेल ही कर रही है, इसलिए कहा गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। किसको बोला गया? सेल को। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार से अपने को पढ़ाई करना है। तो मैं आप सबसे यहाँ पे सुनना चाहूंगा, एक तो आप सोल्व करते हैं या आप पढ़ते हैं, और एक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपकी वो समझ बिल्डअप करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी होती है। और उस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर के एग्जाम क्रैक होगा। पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, एक अच्छे टीचर के साथ चलना पड़ेगा, तभी नौकरी संभव है। अदरवाइज नहीं तो छोकरी भी नहीं मिल सकती, नौकरी तो छोड़ो। बात समझ में आया डियर? क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? तो देखिए, These are the basic unit और building block of living organism। तो फिर से हम एक सेम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट किसको कह दिया जाता है? सेल को ही कह दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर से एक क्वेश्चन, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो सेल को अलग अलग प्रकार से हम पढ़ते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिर से आंसर क्या दे देंगे? सेल आंसर कर देंगे। फिर से देखिएगा आप अगला क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पर क्या आ गया है? सेल के टाइप्स। तो देखिएगा बच्चों, सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब अपने शरीर में जितनी भी प्रकार की सेल है, अपने शरीर में तो सारी सेल यूकैरियोटिक सेल है। तो यू अपने अंदर कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। ऑल ह्यूमन सेल्स, यहां मैं लिख देता हूं, ऑल ह्यूमन बॉडी सेल्स। तो यदि सवाल पूछा जाएगा अपन से कि मानव शरीर की हर प्रकार की सेल किस वैरायटी की सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए साहब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सी सेल्स होती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। सर पूरे लिविंग वर्ल्ड में, धरती पे जितने भी जीव जंतु है, उन सब में दो ही टाइप की सेल है। बिल्कुल सही बात है, दो ही टाइप की सेल है। सर वो दो टाइप कौन कौन से? तो एक प्रो है और एक यू है। सर प्रो और यू में क्या अंतर है? यार प्रो ऐसी सेल जैसे ये सेल, और इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, या फिर एक बस ऐसी नोड टाइप के अंदर से एक न्यूक्लियोइड है। क्या है ये? न्यूक्लियस नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है। यानी कि ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होता है उसको बोलते प्रोकैरियोट। कैरियन मींस
दूसरा वर्ड यूज हो रहा है दोनों में, कैरियन। कैरियन का मीन्स न्यूक्लियस। और ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस फुली डेवलप होता है, इसमें डीएनए होगा, इसमें आरएनए होगा, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस फुली डेवलप होता है, यहां पर अगर कहेंगे तो क्या बोलेंगे? फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस फुली डेवलप्ड होता है, उन सेल्स को कहा जाता है यूकैरियोटिक। और ह्यूमन बॉडी में सारी सेल यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। इनकी साइज 0.1 से लेकर के और 5 mm माइक्रोन तक होती है, जबकि ये 5 माइक्रोन से लेकर के और 100 माइक्रोन तक होती है। यानी कि साइज में ये छोटी होती है, साइज में ये बड़ी होती है, लार्ज होती है। इन सेल्स के अंदर, सेल के प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, इनमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इनमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि इनमें राइबोसोम मेनली तो 80S होता है, बाकी 70S भी होता है, लेकिन मेनली इनके अंदर 80S। एस का मतलब क्या होता है सर? एस राइबोसोम को मेजर करने की एक यूनिट होती है, उस यूनिट को कहते हैं स्वेदबर्च यूनिट। तो राइबोसोम को नापने की यूनिट स्वेदबर्च यूनिट, और वो स्वेदबर्च यूनिट के हिसाब से प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। ये सेल सेल डिवीजन नहीं कर सकती, बडिंग फिजन मेथड से डिवाइड होती है यूजुअली। ये सेल सेल डिवीजन कर सकती है, यानी कि इनमें माइटोसिस और मियोसिस होता है, इनमें नहीं होता है। बात समझ में आया? तो अब हम यहां पर एक सवाल बनाते हैं दोनों में से कि आप ये बताइए मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो, एक सवाल को करने में इतना समय लगता है बच्चों, आप जो सोल्व करते हो मैं उसको यूजलेस और टाइम वेस्ट मानता हूं। क्यों मानता हूं यूजलेस टाइम वेस्ट? क्योंकि आप वाकई में किसी भी गाइड को सोल्व करते हो, आप करते ही नहीं हो, वरना सिलेक्शन तो किसी एक गाइड से भी हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? लेकिन उसको आपको आता ही नहीं है कि हमें कैसे सोल्व करना है। अगर सोल्व करना आ गया आपको, तो आप एक ही गाइड को ढंग से कर लो, आप एग्जाम निकाल लोगे। लेकिन मैं तो फिर भी 3-4 गाइड को मिला के शक्ति क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा थ्योरी का भी ध्यान रखूंगा। थ्योरी तो वैसे ही क्लियर हो जानी है अपनी पूरी, जब इतना डेप्थ में अपन पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, तो थ्योरी तो वैसे ही टिप्स पे आ जाएगी हमारी। क्लियर है? और साथ में तो हमारे को यहाँ पे लिपिनकोट, मॉसबी वगैरह, सॉन्डर्स, वो भी एक यहाँ थोड़ा ऑप्शन मिलेगा। बहुत सुंदर वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा उसको। लिपिनकोट, मॉसबी भी उतने सुंदर वे में आपको डिलीवर करूंगा। कल का लेक्चर जो होगा वो सॉन्डर्स, मॉसबी पे होगा, कल थ्योरी पे होगा, 3 दिन डेमो रहेंगे, आज, कल और परसों। ठीक है ना? और इन तीनों क्लासेस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार कैसे हम लोगों को एग्जाम निकालना है और पढ़ाई का असली लेवल क्या होता है, वो आपको साहू सर सिखाएंगे। क्लियर? तो सवाल क्या पूछा अपन से कि यार आप तो सब चीजें ठीक है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसमें से सवाल उठ के कहीं से भी आ सकता है। क्लियर है? तो सवाल पूछा कि मेन डिफरेंस बताओ आप तो बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या हो गया? आंसर लिखना जरा देखें आप। अब आंसर दो। पहला ऑप्शन दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि नहीं। मेन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो है लेकिन मेन डिफरेंस नहीं है। तो मेन डिफरेंस किसका आ गया? ट्रू न्यूक्लियस का। किसका आ गया मेन डिफरेंस? ट्रू न्यूक्लियस का। तो बताइए, अब आपको बात समझ में आ गया होगा सबको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Which of the following is not assimilated by eukaryotic cells? अब आपको बताना है
कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो कौन से प्रोडक्ट को, जैसे लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन और ग्लूकोज, यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो कौन से प्रोडक्ट को यूज नहीं करती है या उसमें वो प्रोडक्ट नहीं होता है। तो आप देखिएगा लैक्टेट, तो आपको पता है कि जब भी यूकैरियोटिक सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टेट बन जाता है। तो लैक्टेट यूकैरियोटिक सेल का असिमिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए आंसर लैक्टेट नहीं लगाना है। लेकिन अगर मैं कहूं सल्फेट, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सल्फेट भी असिमिलेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन यूकैरियोटिक मेरे बच्चों, यहां अगर हमसे सवाल कर लिया जाए कि यूकैरियोटिक सेल किसको असिमिलेट नहीं करती है, तो नाइट्रोजन को असिमिलेट नहीं करती है, और इसीलिए आंसर क्या होगा, ग्लूकोज भी होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा दिया हुआ था अपने को, दैट विल नॉट बी असिमिलेटेड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो नाइट्रोजन इज नॉट असिमिलेटेड, नॉट प्रोड्यूस्ड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? जरा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑर्गेनेल कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहां पर अपने को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाएगा? सुनना ध्यान से सब लोग, ये ह्यूमन बॉडी का सेल है, और सेल के अंदर दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए, ओके। अब ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जब हम खाना खाते हैं तो जीआईटी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ट्रेवल करके और एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्प्शन करके सीधा डायरेक्ट वो न्यूट्रिएंट सेल में पहुंचता है। तो ये ग्लूकोज, और ग्लूकोज अब कहां पहुंच गया बेटा, सेल में पहुंच गया है। जब आपने ब्रीदिंग किया, इनहेलेशन किया, तो यहां से ऑक्सीजन भी कहां पहुंच गया, सेल में पहुंच गया, O2 भी। ये लो O2 भी सेल के, और ये सेल का अभी एनएचएम के अंदर क्वेश्चन आया था, यू नो दैट, इसको हमने क्या कहा था, साइटोसोल। क्वेश्चन आया था ना, साइटोप्लाज्म, कि जो सेल के न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, जिसमें बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के उस लिक्विड को क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन एनएचएम स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में आया था। तो उसे क्या कहा जाता है, साइटोसोल। साइटोसोल जो है, यहां पहुंच गया है ग्लूकोज भी और O2 भी। अब O2 और ग्लूकोज से एनर्जी बनेगा। तो एनर्जी बनने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला जो होगा मेरे बच्चों, एनर्जी का प्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री में चल रहा हूं अब मैं, तो जरा ध्यान से समझना। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब है एटीपी प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन, एटीपी। हमारे अंदर क्वेश्चन किया जाए कि एनर्जी का मेन करेंसी कौन सा है, एनर्जी करेंसी, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है। एटीपी जो है ये कैसे बनता है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोरोबिक रेस्पिरेशन। सर जी क्लास रिकॉर्ड रहेगी ना ऐप में? बिल्कुल रहेगी। आपके कोर्स के अंदर रोजाना की क्लास और उसकी रोजाना की पीडीएफ वो कंटेंट वाले फोल्डर में ऐड होगी। उससे आप 1 साल आपके पास वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। उससे आप चाहे जितनी बार उस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, और चाहे जितनी बार उस क्लास से आप सीख सकते हैं। जब आप, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि नॉर्सेट तक आपको मैं जॉब लगा दूंगा। जैसे आपने केजीएमयू दिया, कोर्स पढ़ लिया, दिया, मान लो नहीं हुआ, फिर आपने एसजीपीजीआई से पहले पूरा कोर्स फिर कर लिया, मान लो नहीं हुआ, फिर नॉर्सेट्स आपने पूरा कोर्स कर लिया, आप निकाल दोगे मेरे बच्चों। ये मेरी गारंटी है,
और ये साहू सर की गारंटी है। या तो गारंटी मोदी देता है या अशोक साहू मोदी देता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों आप सिर्फ मेरी बात को फॉलो कर लें, और टीचर जो आपके पास में एकदम सटीक टीचर है, अगर उसकी बात को मान लें तो आपके लिए जॉब कठिन नहीं है। कठिन बना रखा है हमने हमने ऐसा माहौल खराब कर रखा है कि हमें वो जॉब बहुत कठिन लगती है। तो आपको तो सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और आपको सिस्टमेटिक वे में चलते रहना है, बस। ठीक है बेटा जितेंद्र। तो एटीपी यदि पूछा जाए कि बा आप तो मुझे ये बताओ एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, तो एनर्जी करेंसी एटीपी को बोलते हैं। या अपन से पूछा जाए कि हमारे अंदर मेन एनर्जी सोर्स क्या है जिससे हमारी सेल एनर्जी लेती है, तो पूछा जाए मेन एनर्जी सोर्स क्या है, तो एनर्जी का मेन सोर्स का जवाब क्या दोगे आप? ग्लूकोज। तो जैसे इस तरह के सवाल अगर मैं लिख देता हूं यहां पर, एनर्जी मेन एनर्जी सोर्स, बताओ आंसर चैट में लिख करके। आपको पूरा कोऑर्डिनेटेड रहना है मेरे साथ, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करना है, एकदम इतना कोऑर्डिनेट होकर के पढ़ना है। ठीक है बच्चों सबको? हाँ सर जी गुड मॉर्निंग, ड्यूटी करते हुए आपकी क्लास ले रहा हूँ और इसलिए पूछा था कि रिकॉर्डेड रहेगा ना। अच्छा जीत राम बिल्कुल रहेगा, सब कुछ आप ही के लिए है और सब कुछ आपको पढ़ाने के लिए है, ठीक है ना, आपको जॉब लगाने के लिए, आपके करियर के लिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो बस आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ बस। मेरे बच्चों बस मेरे बारे में पूछोगे तो मैं सिर्फ आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए, ठीक है ना। मैं तो ऐसा पर्सन हूँ कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट होके बैठा हूँ, मुझे ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए ना फालतू चीजें चाहिए। मैं अपनी लाइफ में इतना सेटिस्फाइड हूँ कि बस मेरे को अब सिर्फ मैं काम करता हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि बस सिर्फ नाम के लिए, अपने टैलेंट के लिए, टैलेंट को यूज करके लाखों लोगों को उनके कैरियर तक पहुंचाने के लिए, ताकि मेरा नाम हो और मेरा जो स्किल ईश्वर ने दिया वो किसी के काम आकर के और दो हाथ लाखों हाथ खड़े कर दे, जो कि आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे और बन करके और बहुत अच्छा फील आएगा कि आज मैं अकेला नहीं, लाखों मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो बस इसलिए करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मेरा विजन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे अगर कि मेन एनर्जी सोर्स क्या है हमारे, तो आपको पूरा कोऑर्डिनेट रहना है 100% और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करना है। तो मेन एनर्जी सोर्स में आंसर क्या देना है अपन को? ग्लूकोज। अब मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं आपसे कि हमारे अंदर एनर्जी करेंसी किसको कहा जाएगा, एनर्जी करेंसी किसको बोला जाएगा? तो एनर्जी करेंसी किसको बोलेंगे, आंसर फिर करो एटीपी को, ठीक है, वेरी गुड। एटीपी को अपन एनर्जी करेंसी बोल देंगे। तो कैसे एनर्जी बनती है इस बात पे अपना टाइटल चल रहा है। तो एनर्जी बनती है तो ग्लूकोज कहां पहुंच गया था? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे पहला एनर्जी बनने का जो प्रोसेस शुरू होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में पहला काम क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। अब इसमें से भी अपन से बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन की साइकिल में, रेस्पिरेशन में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। अब जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, लेकिन पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। तो बताइए अब इससे एक ग्लूकोज का जब पूरा मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? तो कितने बन जाएंगे? 2 बनेंगे ना, क्योंकि ये 6 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो यहां 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अब इस पूरी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है सब कुछ। कहां हो रहा है? अभी साइटोप्लाज्म में।
तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो मैकेनिज्म है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। तो अब अगला सवाल हमसे यह किया जा सकता है कि बताइए ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? तो सर, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें कुल मिलाकर के 8 एटीपी रिलीज होते हैं। कितने एटीपी रिलीज होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से? 8। तो एक ग्लूकोज के बर्न होने से 2 पायरुविक एसिड बने, 8 एटीपी रिलीज हुए, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा। यह साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है। सब 8 एटीपी में से 2 तो फिर खर्च हो जाते हैं, तो 2 एटीपी फिर से खर्च हो जाते हैं, -2। ये क्या हो गया? एटीपी का खर्च हो गया। अब खर्च हो गया तो नेट गेन कितना आएगा? 6 एटीपी का फाइनली नेट गेन आएगा। नोट्स मेरे बच्चों, आपको बहुत मेहनत करना है, आपको बहुत मेहनत करना है। नोट्स आपको सेम ऐसे बनाना है। कंपटीशन के नोट्स इसी तरह से बनेंगे, और ऐसे की ऐसे ही आज से ही मेरा रजिस्टर बना लेना गॉड फादर के नाम से, और वो रजिस्टर बना करके और आपको लिखना शुरू कर देना है अपने सुंदर हाथों से। हर बच्चा अपना कैरियर खुद लिखता है। ईश्वर ने उसको अपने जीवन को लिखने के लिए खुद के हाथ में कलम पकड़ाई है, ताकि वो उसकी सक्सेस का और उसकी फेलियर का दोष ईश्वर को ना दे सके, गॉड को ना दे सके। इसलिए गॉड ने पहले ही ये चीज समझ ली थी कि मैं तेरे जीवन की जो कलम है वो तेरे ही हाथ में पकड़ा रहा हूं, चाहे जैसा अपना भविष्य लिख लेना। तो अपना अपना भविष्य हर व्यक्ति को लिखने का पूरा अधिकार है। आप अपना भविष्य खुद लिखेंगे, खुद को लिखना है और खुद को ही आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से आपको अपना नोट्स बनाना है, ठीक है ना? सवाल कोई सा भी टारगेट करे एग्जामिनर, हम उठा उठा के जवाब देते जाएंगे इनमें से। अब मेरे बच्चों, बात इससे तो बनेगी नहीं, तो सर इससे बात नहीं बनेगी तो क्या होगा? ये पायरुविक एसिड का भविष्य अब ग्लूकोज की ये सारा जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ ये एनारोबिक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है। अब मैं यूं कहूंगा कि पायरुविक एसिड का भविष्य ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर निर्भर करता है। अब ऑक्सीजन कहां मिलेगी सर? ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में घुसने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि ऑक्सीजन कहां मिलेगी, तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगी। और ये यहां पर अभी सारी कहानी कहां हो रही है? यहां साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया द्विपर्तीय होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार का होता है, जैसे मैं ये बनाऊं, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है 2 लेयर के बीच में ये, और इस पे पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल्स। और ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब अभी सारा प्रोडक्ट जो मैकेनिज्म चल रहा है वो कहाँ? यहाँ है। अब इसको इधर घुसना है, इसमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो मैंने क्या कहा कि अब आगे का जो एनर्जी बनेगा पायरुविक एसिड से, उसका भविष्य किस पे निर्भर करेगा? ऑक्सीजन पर। लेकिन ये घुस नहीं सकता, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में घुसना नहीं आता है। तो ये भाई साहब भेष बदलेगा,
भेष बदल के घुसेगा। भेष बदल के कैसे घुसेगा? अब ये यहां से कन्वर्ट होगा, किसमें? कन्वर्ट होकर के ये सिट्रिक एसिड में बदल जाएगा, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पायरुविक एसिड का सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना लिंक रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन मेरे बच्चों कहां होती है? तो ये होती है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां होती है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो कि अभी मैंने बताया ये हो गया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आईएमएस। दो लेयर है ना, बाहर वाला और अंदर वाला, दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाया? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां पर लिंक रिएक्शन हुआ और भेष बदल करके पायरुविक एसिड अंदर आ गया, और अंदर आते ही ऑक्सीजन का भंडार होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल में ऑक्सीजन कहां होती है? सेल में ऑक्सीजन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम इस वाले, इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा, एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। अब एग्जामिनर की क्या औकात अपने सामने यार बेटा, मुझे नहीं लगता साला वो इतना कुछ तुम लोगों से बकवास करेगा। नौकरी 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 हवा बना रखा है, तो निकल जाओ। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि भाई वो ऐसा कुछ पूछेगा जो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, या मेरा स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाएगा। मैं तो खुद कहता हूं कि भाई मेरा स्टूडेंट है ना, कहीं भी भिड़ जा, अरे किसी से भी भिड़ जा, कहीं भी एग्जामिनर से भिड़ जा, किसी स्टूडेंट से, किसी से डिबेट में, कहीं पे कंपटीशन में, कहीं भी चला जा यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पढ़ाने वाला मजबूत है तो फिर इतना क्यों घबराना? जिनको खुद को अता पता नहीं हो, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला सही नहीं है, तो फिर उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करे, वो तो वहां से मुंह बिगाड़ के फिर आएगा एग्जाम से, बार बार एग्जाम एग्जाम खेलेगा, और ऐसे ओवर एज हो जाएगा, ओवर एज होकर के और खत्म कैरियर। तो ऐसे करके आपको छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी बात भी समझना है। तो अब यहां पर, और जो लेक्चर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे सारे शक्ति क्रैश कोर्स के अंदर, रिवाइज कर लेना। समझ में आ रही है बात? एक बार में नहीं आए तो रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाना है। मैं 3 चीजें बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं बेटा, ये चीजें डे 1 से ही मेंटेन करना मेरे साथ, जब ही जाके मैं रिजल्ट दे पाऊंगा, वरना मेरी फालतू की बकवास जो है फालतू बन के रह जाएगी आपके सामने। जो मैं आपसे समझा रहा हूं वो ही करना है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट ही पढ़ना है, बाकी सब हटा देना साइड में पहले। उसके बाद टाइम बचे तो आप कुछ भी पढ़ना, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन पहले जो मैं पढ़ाऊंगा उसको टिप्स पे लाना है रोज का रोज, चाहे मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊं, 1 घंटे पढ़ाऊं या 2 घंटे। दूसरा, उसका रिवीजन कर करके, रिवीजन और रिवीजन करके टिप्स पे लाना है कि मैं नींद में उठा के भी पूछूंगा तो मेरा बुगली का बच्चा जवाब देगा। दूसरा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सेकंड चीज, आपको नोट्स बनाना है सेम टू सेम, सेम टू सेम, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसी तरीके से। तीसरा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, संडे को, यानी वीकली कर देता हूं इसको, वीकली जो टेस्ट लूंगा इसमें मुझे आपको 100% मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन वही दूंगा जो सिखा दूंगा, 100% मार्क्स। और फिर उसके बाद मेरे बच्चों आपको और कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी, फाइनली मैं आपको बिठाऊंगा केजीएमयू, एसजीपीजीआई, नॉरसेट, एक बिहार वालों का भी मैंने ध्यान रखा, बीटीएससी, एक मैं बिठाऊंगा आपको अगर आया तो आरआरबी में। और इन सब एग्जाम्स में 100% हम क्रैक करेंगे। यही मेरे बच्चों
शक्ति है। पूरा मैकेनिज्म समझ में आया कि कैसे चलना है, इस प्रकार से चलना है। नोट कर लेना चाहो तो ये सारा अपनी एक, मैंने कहा मेरी कॉपी बनानी है, उस कॉपी के अंदर आपको डे 1 से ही पूरा लिख लेना है कि अपने को कैसे चलना है। मतलब एक एक कदम जो है ना वो साइंटिफिक होगा, एक एक कदम सोच समझ के होगा, आलतू फालतू अननेसेसरी नहीं होगा। क्योंकि आज का डेमो क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आपको रूल रेगुलेशन सिखाता जाऊंगा आज बीच बीच में। तो एक एक कदम साइंटिफिक होगा, सोचा समझा होगा, सूझबूझ के साथ होगा। अननेसेसरी फालतू की बकवास नहीं करनी है, हवाबाजी नहीं करनी है कि यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। यूं कर देंगे वाले बहुत देखे मैंने, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। और वो भी मैंने बहुत देखे जिन्होंने टारगेट पीआर को 5 बार सोल्व कर रखा है, वो भी मेरे पास बहुत देखे। और जिन्होंने सॉन्डर्स लिपिन कोड को 2-2 बार निकाल रखा, वो भी मैंने बहुत देखे। पर जब मैं एक सवाल पूछता हूँ उनसे तो वहीं अटक जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि क्या कर रखा है उन्होंने। ठीक है बेटा, तो हवाबाजी नहीं करनी है, ज्यादा आलतू फालतू बकवास नहीं करनी है, और एक एक कदम साइंटिफिक रखना है, सूझबूझ के साथ रखना है, सोच समझ के रखना है, और पढ़ाई ही करना है, फालतू हवाबाजी नहीं करनी है। पढ़ाई क्या होती है इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, मेरे साथ अभी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी देर पढ़े हो अभी आप, 20-30 मिनट, समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको कहते हैं पढ़ाई, हवाबाजी करना पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। यहां पर जब कभी भी हमसे कह दिया जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मेरे बच्चों, सिट्रिक एसिड यानी इसने भेष बदल लिया, पायरुविक एसिड घुस नहीं सकता था माइटोकॉन्ड्रिया में खुद, इसके पास वो एंजाइम नहीं होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को पार कर सके, इसलिए कन्वर्ट हो गया। कहां पर कन्वर्ट हुआ? इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्या कहलाया? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो सिट्रिक एसिड। किससे बना? ये पायरुविक एसिड से। और इसको क्या बोला? लिंक रिएक्शन। तो ये बन गया। अब सिट्रिक एसिड बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, और जाने के बाद इससे जो साइकिल शुरू होगी उसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या बोला जाएगा? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से मेरे बच्चों एक साइकिल से 32 से लेकर के 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और इसलिए क्रेब्स साइकिल को एटीपी का पॉन्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एटीपी का पॉन्ड। तो अपने अंदर जो मेन एनर्जी बन रही है ना, मेन जिससे अपन ये काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें मेन रोल किसका है? क्रेब्स साइकिल का। तो अपने अंदर मेनली जो एटीपी बन रही है वो किससे बन रही है? क्रेब्स साइकिल से। इसलिए हर कोशिका, हर सेल क्रेब्स साइकिल चला रही है, और उस साइकिल को चला चला के एनर्जी बना रही है, और एनर्जी बना करके अपने आप को अपन वर्क कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं। तो अपने अंदर जो जितनी भी, मैंने पहला क्वेश्चन क्या बोला आज के क्लास का, कि बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, सब क्या है? सेल। पूरा शरीर सेल से बना, शरीर का हर काम सेल कर रही है। और सेल एनर्जी किससे बना रही है? तो मेन एनर्जी सोर्स क्या बताया? ग्लूकोज, जो खाना खा रहे हो आप, उससे क्या बनेगा? एटीपी, यानी एनर्जी करेंसी क्या हो गया? एटीपी। एटीपी किससे बनता है? रेस्पिरेशन। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एनारोबिक, एनारोबिक जो यहां पर हो रहा है जरा देखिएगा, एनारोबिक, और दूसरा रेस्पिरेशन एरोबिक, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एनारोबिक साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। 6 एटीपी 8 एटीपी बनता है, 2 खर्च होता है, 6 बचता है, पायरुविक एसिड बनता है, लिंक रिएक्शन सिट्रिक एसिड बनाता है। बाकी साइकिल, क्रेब्स साइकिल क्या बनाता है? 36-32 एटीपी। क्या कहलाया? एटीपी बॉन्ड। किसी भी प्रकार का सवाल पूछे, हमें बाउंडेड नहीं रहना है, हम हर सवाल के लिए तैयार हैं। ओके, यहां पर एरोबिक होगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये F1 पार्टिकल पे होता है। और क्रिस्टी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। और इस पे जो पार्टिकल है F1 पार्टिकल, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें लिंक रिएक्शन होता है। यहां पर क्या होता है? लिंक रिएक्शन।
साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और इस प्रकार से हमारी बॉडी ऊर्जा ले रही है, एनर्जी ले रही है, और एनर्जी ले लेकर के हम डेली लाइफ जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना ही, जितना एनर्जेटिक फूड खाएंगे उतना ही अच्छा हमारी सेल्स ऊर्जावान रहेगी, कार्य क्षमता उतनी अच्छी रहेगी मेरी तरह। डू यू अंडरस्टैंड? अननेसेसरी फास्ट फूड नहीं खाना है, अननेसेसरी खाने पीने की चीजों को बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो शरीर में सुस्ती रहेगी, नींद रहेगी। सर कैसे पढ़ूं, सर उठा ही नहीं जाता है, सर थकान हो जाती है। तो आपका खान पान चेंज करो भाई। आपके अंदर फुर्ती नहीं है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो खान पान चेंज करो। बात समझ में आया? ये मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, हवाबाजी नहीं। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाएगा? तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि ये मेन एनर्जी पॉन्ड तालाब है, क्रेब्स साइकिल को कहा जाता है, और इसलिए आंसर क्या आया हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सवाल देखने में कैसा लग रहा है? देखो, ओ मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, ध्यान से देखो, इस सवाल के पीछे की कहानी कितनी बड़ी थी। एक तो इस सवाल को आप करते हो और ऐसे पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 6, सर PR यादव सोल्व कर रहा हूं। मैंने कहा कर तो बेटा, देखे कैसे करेगा। कि सर मैं सवाल नंबर 6 पढ़ रहा हूं। विच ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? और आंसर लगा दिया। ओ इतना सिंपल सवाल सर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर ऐसे की ऐसे आया एग्जाम में कि विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो आंसर लगा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर पावर हाउस से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया के बीच की कहानी अगर हमें नहीं पता, तो ये कोई पागलपन थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। अगर ये कहानी नहीं पता, सवाल ये ऐसा कैसा आया, तो हम कर देंगे भाई साहब पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं आया, लैंग्वेज चेंज हो गई और इनमें से कुछ भी पूछ लिया, इनमें से कुछ भी पूछ लिया, तो बस वहां पे हमारी बत्ती बुझ जाएगी। ठीक है ना? तो सवाल देखने में इतना सा होता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन मेरे बच्चों हम क्या मिस करते हैं? जो ये सब मिस करते हैं, हमें आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। मतलब बस हमें ये पता है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं आता। और ये सच्चाई है, हकीकत है नर्सिंग में पढ़ने वाले बच्चों की। क्लियर है? और मैं इतना अच्छे से आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने नीट भी बहुत पढ़ाया, 11th 12th भी बहुत पढ़ाया, और नर्सिंग भी बहुत पढ़ाया। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, एनाटॉमी पूरी और मेडिकल सर्जिकल पूरा। तो मेरे बच्चों, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए आप लोग अब कि कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना? अब इनमें से कहीं से भी, कहानी में से कुछ भी पूछा जाएगा तो मेरा कोई स्टूडेंट अटकने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेल्यूलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म? ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या समझ में आ गया आपको? एरोबिक। ऑक्सीडेटिव मतलब एरोबिक। अब सारे सवाल आ जाएंगे आपको। एरोबिक मतलब ये भी समझ में आ गया, कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक होगा। तो ये लो, अब बुद्धि तो लगा ही नहीं, आंसर तो ऐसे आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? बात समझ गए? अगला सवाल, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय द, आंसर फिर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गई कहानी? अब देखिए, इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन? अब ये सवाल समझते हैं अपन। यानी जब सेल होती है ना, तो जैसे अपना स्केलेटन है वैसे ही सेल का भी स्केलेटन है। सेल का स्केलेटन क्या है सर? सेल का स्केलेटन होता है जो सेल को शेप देता है, सेल को मूवमेंट देता है, और सेल को एकदम परफेक्ट शेप में बना के रखता है। ऐसे फिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर, इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं ऐसे। तो ये 3 प्रकार के फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रो ट्यूबुल्स, मैं लिख देता हूं, पूरे नाम लिख देता हूं, माइक्रो ट्यूबुल्स, माइक्रो फिलामेंट्स, और थर्ड टाइप के कौन से होते हैं आपको पता है क्या? इसका नाम पता है? माइक्रो ट्यूबुल, माइक्रो फिलामेंट तो होते हैं, तीसरा कौन सा होता है, कोई जानता है क्या? इसको कहते हैं इंटरमीडिएट
फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 3 प्रकार के स्केलेटन बनाने वाली स्ट्रक्चर है, साइटोस्केलेटन कहते हैं इनको। अब मेरे बच्चों ये कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं ये तीनों फिलामेंट्स, ऐसा सवाल हमसे पूछा। तो माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, कौन सी टाइप की प्रोटीन से इनका फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना, हमारे अंदर मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो 2 प्रोटीन के कारण होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो हमारे अंदर ए बैंड बनाती है, और मसल स्केलेटल मसल पढ़ाऊंगा ना जब मस्कुलो में तब आएगा। तो मसल हमारे अंदर जो बना है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वो कर रहा है एक्टिन और मायोसिन के कारण। तो जो हमारी सेल के अंदर फिलामेंट्स हैं, जो उसको शेप देते हैं, जो उसको मूवमेंट देते हैं, जैसे माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों ही एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के? एक्टिन के। समझ गए डियर? नेक्स्ट, स्टीरॉयड सिंथेसिस, स्टीरॉयड का निर्माण अकर्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स में कौन सी स्ट्रक्चर स्टीरॉयड बनाती है? पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और नन ऑफ दीस। अब यहां ये सवाल जो है, ये सवाल कंफ्यूजिंग सवाल है, तो थोड़ा सा इसमें मेरे साथ आप लोग समझेंगे। और आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए स्टीरॉयड का सिंथेसिस कहाँ होता है। तो स्टीरॉयड का सिंथेसिस सवाल अकर्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहां पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और नन ऑफ दीस। देखिए मेरे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, इस पर होते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस किसका मेन फीचर है? राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक बार एम्स में ये पूछा, एक बार ये पूछा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है स्टीरॉयड बनाना, स्टीरॉयड सिंथेसिस। अब आपके इस क्वेश्चन में कहीं से भी कहीं तक ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो स्टीरॉयड बनाती है। मेन बात यही है, लेकिन दिया ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब ये करें कि जब ऐसा सवाल आए जिसमें आपको ओरिजिनल आंसर नहीं दे रखा है, तो या तो आप उस सवाल को छोड़ दें, या फिर आप सेकंड चॉइस, अगर आपको पता है कि यार ऐसी स्थिति में सेकंड चॉइस आंसर क्या लेना है, तो आप उस क्वेश्चन को करें। ठीक है ना? तुक्केबाजी करना, गप्पे सप्पे करना, नेगेटिव मार्किंग बढ़ाना है, और उससे हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो आपको ये भी बातें सीखनी है मेरे साथ में एक्स्ट्रा, कि एग्जाम देते कैसे हैं। अभी जैसे एक बालक था, एग्जाम देने गया, पता चला साला पूरा पेपर उसने कर लिया, बोल रहा मैंने तो पूरा पेपर कर लिया, लेकिन इतनी मूर्खता कि पेपर करने में इतना खो गया कि ओएमआर ही नहीं भरी उसने। मैंने कहा भाई तेरे टीचर ने तुझे सिखाया नहीं था कि तीन तीन राउंड में पेपर सोल्व करते हैं? तेरे मास्टर ने नहीं सिखाया जहां से तू पढ़ के आया? सर हमें तो नहीं सिखाया। तो फिर मैंने कहा तेरा मास्टर किस काम का, कोच किस काम का भाई? अरे कोच का काम सिर्फ पढ़ाना थोड़ी होता है, संपूर्ण विकास, संपूर्ण डेवलप करना। मतलब संपूर्ण विकास का मतलब उसकी माइंडसेट भी होनी चाहिए, उसका मोटिवेशन होना चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। तो मैंने कहा तुझे ये नहीं सिखाया कि ओएमआर कब भरनी होती है? हमेशा पेपर को 3 राउंड में करिए। पहले राउंड में वो सवाल करिए जो आपको देखते ही आ रहे हैं और उनको भर दें। फिर दूसरे राउंड में वो जिनमें हमें सोचना पड़ रहा है,
जिनमें हमें कंफ्यूजन था और सोचना पड़ रहा है, उनको करिए, फिर भर दें। तीसरे राउंड में आधा घंटा बचेगा आपके पास, उसमें वो क्वेश्चन करिए जो हमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जिनमें हमें बहुत डीप में सोचना पड़ रहा है। अगर उसमें से कुछ आ जाता है तो कर देना, वरना तीसरे राउंड को छेड़ना मत। वो क्वेश्चन है जो आपको वापस माइनस में ले आएंगे। ऐसे पेपर सोल्व किया जाता है। मैं आगे और अच्छे से सिखाऊंगा आपको ये कि पेपर कैसे सोल्व करते हैं। अभी हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम मैं लेके चल रहा हूँ बच्चों। 3 महीने के पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 3 महीने मुझे चाहिए कम से कम आपको जॉब लगाने के लिए। लेकिन 3 महीने अगर मेरे साथ आपने पूरी ईमानदारी बरती तो आप निश्चित रूप से एक नहीं 5-5 जॉब निकालेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पेपर करिएगा। कभी भी ऐसे नहीं करते कि देखते टूट पड़े, पागल हो गए, पेपर सिंपल आया, ऐसे आया वैसे आया, और पागलपन के दौरे आ गया, कन्वर्जन आ गए, और कन्वर्जन आ गए पेपर करने लगे उल्टे पुल्टे, कुछ भी लगा रहे हैं बस नॉनसेंस तरीके से। शुरू हो गए बस हम तो। अब भगवान जाने ऊपर वाला कि क्या होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, साइंटिफिक मेथड से चलो। तो यहाँ पर स्टीरॉयड सिंथेसिस में अगर ये नहीं ऑप्शन में दे रखा है हमें, तो हम सेकंड चॉइस पे जाएंगे, और सेकंड चॉइस हमेशा आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रियन। क्या आंसर देना है? माइटोकॉन्ड्रियन। ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियन आंसर करना है आपको, सेकंड चॉइस आंसर। ओके बेटा, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल में पाया जाने वाला एक्वस कंपोनेंट, वाटर बेस्ड कंपोनेंट, एक्वस लिक्विड, within which within which various organelles or the particles are suspended। आपको पता हो तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम स्टाफ नर्स वाले ग्रेड 2 वाले एग्जाम में सेम ही पूछा था कि सेल में पाया जाने वाला एक्वस कंपोनेंट, जो सेल के अंदर जिसमें सेल के पार्टिकल और सेल के ऑर्गेनेल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो आपको यहां साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोब्लास्ट ऑप्शन दिया। अब समझो, साइटोब्लास्ट तो कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस में ये सब नहीं होते। अब हम अटक जाएंगे दो बातों में। 50% बच्चे इसका आंसर सही करेंगे, 50% बच्चे रॉन्ग कर देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि 50% साइटोसोल लगा देंगे और 50% बच्चे साइटोप्लाज्म लगा देंगे, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे हो जाएगा? आप होते तो आप भी तो यही करते भैया। आप चूज करके बताओ, बिना देखे देखे आप क्या करोगे। आपने गाइड खोल रखी होगी जब तो टिपम टिप चलेगी, लेकिन अब बिना टिपम टिप के आप लगाओगे तो आप साइटोसोल लगाओगे 50% आप लोगों में से तो, और 50% लोग साइटोप्लाज्म लगाएंगे। बताओ, आप होते तो आप क्या लगाते? आप 20 लोग लाइव हैं अभी, लाइव क्लास में 20 प्रेजेंट हो आप। 20 में से मुझे ये बताइए, आप 20 के 20 आंसर करो, वरना मैं अभी आपको नाम से बुलाता हूँ। सब लोग करो, कोऑर्डिनेट पार्टिसिपेट करोगे, जितना अच्छा रिजल्ट आएगा। AK बवरिया, उषा, राजू साहू, देव प्रकाश, कविता, मंजू, सुमति, प्रीति, निशु, सोनल, आरती, सृष्टि, जीतराम, ब्यूटी, ईशा, नीरज, वीनू, रवीना, नूरी, कुसुम। तो आप खुशबू फैलाओ अपनी अपनी, क्या लगाते आप? अब देखो, वही हुआ ना जो मैं कह रहा हूं कि कुछ का आंसर आ रहा है बी, कुछ का आंसर आ रहा है ए। अब मैं आपको समझाता हूं, फिर आंसर लगाना। सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है, यहां सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये। ओके, ये सेल ऑर्गेनेल है, ये पूरा साइटोप्लाज्म कहलाएगा पहले तो सेल में पाया जाने वाला प्रोडक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, एक बिल्कुल लिक्विड, जिसे हम सेल का मैट्रिक्स बोलते हैं, लिक्विड जिसे सेल का मैट्रिक्स कहते हैं, इस पार्ट को हम कह देंगे साइटोसोल। और एक लिक्विड ऐसा होता है जो लिक्विड है प्लस इसमें सेल ऑर्गेनल है,
इस वाले पार्ट को हम ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। अब आपको क्या कर रखा है इसने, एक तो ये ऑप्शन दे रखा है और एक ये ऑप्शन दे रखा है। जब भी ऐसा कुछ हो तो ये लीस्ट स्पेसिफिक माना जाएगा, जब हम और स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे तो ये मोस्ट स्पेसिफिक माना जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये सुपरफिशियल आंसर है, ये डीप वाला आंसर है। तो हमेशा जब क्वेश्चन में हम ऐसी उलझन में हो कि हमें एक तो सुपरफिशियल ऑप्शन दिया, एक हमें डीप वाला ऑप्शन दिया जो उससे आगे बढ़ रहा है, एडवांस बढ़ रहा है, तो आंसर हमेशा एडवांस वाला लेना है, सुपरफिशियल आंसर नहीं लेना है। अब आंसर लिख के बताओ मुझे वापस, सारे लोग वापस जवाब दो। अब क्या आंसर हम लगाएंगे इसका? अब क्या आंसर लगाएंगे? वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अब हमारा आंसर क्या आएगा? साइटोसोल। वेरी गुड। The organelle concerned with the metabolic process are present inside the, मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित जो ऑर्गेनेल हैं, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? बताइए कहाँ होते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। अब आंसर क्या आ जाएगा? अब यहाँ साइटोसोल नहीं दिया ना ऑप्शन में, अब साइटोसोल नहीं दे रखा है, तो अब सीधा कह रहा है ऑर्गेनेल कंसर्न्ड विद मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। तो ये जबरन इसका जोड़ा हुआ लैंग्वेज है, इसकी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती जोड़ रखा है ना कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। सिर्फ ये पूछ रहा है कि सेल में ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल में ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, बाकी नहीं होते हैं। प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। सेल के आउटसाइड जो प्रोटीन्स यूज हो रही हैं वो कहां होती है? तो ये जो आपको क्वेश्चन पूछा, ये भी बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं जहां जहां पर लिखूंगा ये वाली बात लिखूंगा, मैं टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसके पहले का क्वेश्चन भी टेक्निकल क्वेश्चन है। ये हमें देखने में बहुत सिंपल लगेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन करने के लिए दिए हुए क्वेश्चन हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है। प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। जबरदस्ती लैंग्वेज बढ़ा रखिए। अब इतनी बात कहने की जरूरत नहीं थी, सारी प्रोटीन सेल के बाहर ही काम आती है, मसल बनाने में, ये सब में, बाकी काम में। तो ये कह रहा है कि ये सेल है, सेल में प्रोटीन बनती है, और इससे सेल कहाँ पर, मतलब प्रोटीन जो काम आ रही है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन वगैरह, ये सारी तो कहाँ बनती है, कौन बनाता है? तो अभी अभी हमने कहा कि प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है, और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ऑन द फ्री राइबोसोम्स। तो फ्री राइबोसोम्स पर नहीं होती है, प्रोटीन नहीं बनती है। ये भी कंफ्यूजन करने के लिए, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। फ्री राइबोसोम्स आंसर लगा सकते थे आप, नहीं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सेल, और सेल में दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एक तो ये, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं यहां बना रहा हूं। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम अटैच होते हैं, क्योंकि इस पे एक प्रोटीन होती है इनको अटैच करने वाली, राइबोफोरिन प्रोटीन। कौन सी? राइबोफोरिन, राइबोफोरिन प्रोटीन। ये राइबोफोरिन प्रोटीन जो होती है ना, ये राइबोफोरिन प्रोटीन इन राइबोसोम्स को सेल के साथ अटैच
कर, मतलब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करती है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे नहीं है राइबोसोम, इसलिए नाम हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। और ये हो गया RER। तो मेरे बच्चों यहां पर अगर कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस का क्वेश्चन आता है तो देखिए आंसर किस सीक्वेंस में करना, प्रोटीन सिंथेसिस। ये अगर कभी भी आता है तो पहला आंसर होता है राइबोसोम, फर्स्ट आंसर। ये है फर्स्ट आंसर, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। अगर इसके बाद हम बढ़े तो आंसर आएगा आपका RER, सेकेंड आंसर है। इसके बाद चलें तो RNA, ये थर्ड आंसर है। नोट सेम बनाना है, नोट सेम टू सेम बनाना है, ये थर्ड आंसर है। अब आपको अगर ये कह दे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कि साहब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑन फ्री राइबोसोम्स, अगर ये राइबोसोम्स ही कहता ना तो आंसर फिर जाता हमारा ये, लेकिन इसने क्या करा, फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम का मतलब है वो राइबोसोम जो यहां पर पड़े हुए हैं, ये फ्री राइबोसोम्स है। और फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन नहीं बनाते, राइबोसोम प्रोटीन तभी बनाएंगे जब वो RER के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम। तो जब वो RER के साथ जुड़े हुए हैं तब वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? रिप्लाई प्लीज। यहां तक जितना हमने पढ़ा है एवरीथिंग अंडरस्टैंड नाउ? एक बार मैं चाहता हूं आपसे कि आपको शक्ति क्रैश कोर्स में पढ़ करके कैसा लग रहा है, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अपना फीडबैक लिखिए, 2 मिनट, 2 मिनट में अपना अपना ओपिनियन लिखिए, अपना क्या फीडबैक रहेगा आपका वो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से। पढ़ते वक्त आपको कोई भी डाउट आ जाए, पढ़ते वक्त आपको कोई भी डाउट आ जाए, किसी भी तरह का आपने कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी सुना हो, कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी देखा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन बैच में तो फिर भी डाउट पूछने में बच्चा एक दूसरे से शर्माता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, शेम फील करता है, शर्माता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, बाकी लोग क्या समझेंगे, ऐसा करेंगे, हेजिटेशन बहुत रहता है और उस कारण वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन ऑनलाइन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि एक तो क्लासें रिवाइज करना आसान है, फीस कम लगती है, दूसरा हेजिटेशन नहीं रहता है क्योंकि सब अपने अपने रूम पर बैठे हुए हैं और सब अपने अपने रूम पे बैठकर एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं। अगर किसी को कोई भी शंका, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहता है पढ़ते वक्त तो अपने सर से वो पूछ सकता है चैटिंग में। समझ गए बेटा? सबको बहुत अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ, अब क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ रहा है वापस, जो अभी पढ़ा ना उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस से रिलेटेड है?
प्रोटीन के सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। आहा, बहुत बहुत गजब। जीतराम का जो फीडबैक है भाई साहब वो सबसे सुंदर लगा, और ये मैंने जीतराम के फीडबैक का आज फोटो ले लिया। आज का स्टेटस जीतराम का लगेगा। वेरी नाइस और वंडरफुल। इतना अच्छा लग रहा है, मैं जीतराम की बात पढ़ना चाहता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है लाइव क्लास लेके, इतना अच्छा लग रहा है कि लाइव क्लास के लेके स्टाफ से मैनेज करा के भी क्लास ले रहा हूँ सर ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत अच्छा समझाया है सर, मुझे आपकी क्लास लेके पढ़ाई करने की बहुत इच्छा हुई है। वाह, मतलब ये तो मेरा अनुभव रहा है। सही बात कह रहे हो आप जीतराम। मैंने देखा है कि जब मेरे पास कोई बच्चा आ जाता है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। मतलब जो हॉपलेस हो गया था, सोच रहा था कि नहीं मैं जॉब नहीं लग पाऊंगा, उसमें भी हॉप आ जाती है। ये मैंने बहुत बार देखा। आई एग्री, आई एग्री। और डे वन से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से सारी चीजों को करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन है? तो फिर से आंसर वही देना पड़ेगा आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। घुमा घुमा के एक ही सवाल है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर्स इन द। सवाल फिर से वही पूछ रहा है, मतलब जबरन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल बदल के। तो अब यहां पर आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये लीस्ट स्पेसिफिक है। मोस्ट स्पेसिफिक क्या है इसका? आर ई आर। तो हम इसको आंसर में नहीं यूज करेंगे। और जबकि सर ने आपको सिखा दिया था कि यार अगर फर्स्ट चॉइस राइबोसोम दे रखा है, फ्री राइबोसोम यूज करा था उसमें, इसलिए आंसर नहीं लगाया था। यहां सिर्फ आंसर नहीं, नीरज कर गए ना मिस्टेक। नीरज ऐसा नहीं, मतलब फुल एक्टिव रहना पड़ेगा, फुल प्रेजेंट रहना पड़ेगा ब्रेन से। आपको क्या सिखाया था कि अगर कभी भी आपसे ऐसे कहे तो फर्स्ट चॉइस आंसर क्या करा अपन ने यहाँ पे? फर्स्ट चॉइस आंसर राइबोसोम, सेकंड चॉइस आर ई आर, फिर उसके बाद थर्ड चॉइस आर आर एन ए। अब यहां राइबोसोम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसने क्या कर दिया? फ्री, फ्री राइबोसोम। अब फ्री राइबोसोम मैंने क्या बोला? ये वाले जो कि प्रोटीन नहीं बनाते। राइबोसोम तभी प्रोटीन बनाएगा जब वो किससे अटैच हो गया? आर ई आर के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक से अटैच हो गया, अब ये प्रोटीन बनाएगा। तो इसमें देखो आंसर क्या लगाया अपन ने? रफ एंडोप्लाज्मिक। लेकिन अब अगला क्वेश्चन किया अपन ने, देखो फिर कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, आंसर प्रोटीन, रिवर्स क्वेश्चन। फिर इस अगला क्वेश्चन देखो, सारी लैंग्वेज कवर करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ, अब यहाँ राइबोसोम नहीं दिया तो आंसर क्या लगाया? आर ई आर। फिर सवाल आया, फिर क्वेश्चन आया, टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर्स इन। टिश्यू सिंथेसिस टेक प्लेस, सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यू टू द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कहां बनती है? सवाल को घुमाया है। तो अब यहां पर देखो राइबोसोम भी है और एंडोप्लाज्म, तो ये कम स्पेसिफिक हो गया, एंडोप्लाज्मिक। स्पेसिफिक कब होता? जब ये, तो हमेशा हमने क्या कहा? ये हमारा सेकंड आंसर होता है, सेकंड चॉइस। अगर हमें ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो अब उसने तो सीधा राइबोसोम ही दे दिया, तो फर्स्ट चॉइस आंसर लेना है अपन को। क्लियर हो गया आप कि कैसे आंसर निकला है? विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल्यूलर एक्टिविटी जो होती है वो एल्केलाइन, अपने शरीर का पूरा जो मीडियम रहता है जिसमें अपनी बॉडी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, हमारी पीएच 7.35 से लेकर के 7.45, यानी कि हमारी बॉडी एल्केलाइन पीएच पर सबसे सूटेबल रहती है। ठीक है, ये हमारा ब्लड का पीएच है, और 7 पीएच हमारी बॉडी का नॉर्मली रहता है, बॉडी के सेल्स का। तो हम एल्केलाइन यानी कि बेसिक पीएच पर काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो सूटेबल मीडियम है वो बेसिक है।
सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लाइब्रेरी में कोई अपनी बुक का प्रमोशन करने के लिए आ गए थे, तो थोड़ी सी क्लास रह गई। कौन सी बुक थी बेटा, मुझे नाम बताओ, कौन थे, कौन प्रमोशन के लिए आया था? नीरज, बताओ आप। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, और कौन सी लाइब्रेरी में आप बैठे हैं? 7 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ, 7 हमारे अंदर नॉर्मल पीएच। गुड मॉर्निंग तरुण। तो यहां 7 पीएच नॉर्मल पीएच जो हमारी बॉडी के अंदर, तो पीएच स्केल की बात करते हैं डियर, तो पीएच स्केल कितना रहता है? तो यहां पर आप देखेंगे तो 0 से लेकर के और 7 न्यूट्रल, और ये 14। 7 से कम पीएच को हम एसिडिक पीएच बोलते हैं, और 7 से अबो पीएच को हम एल्केलाइन या बेसिक पीएच कहते हैं। ठीक है, यहां जो पीएच, ब्लड का पीएच रहता है वो 7 के आसपास रहता है, 7.35 से 7.45, ये ब्लड का पीएच है। और 7 पीएच रहता है हमारी बॉडी का, तो हमें जो पानी पीना है वो एल्केलाइन पानी पीना है, एल्केलाइन वाटर पीना है। तो फ्लूइड विद इन दैट टिपिकल सेल, सामान्य कोशिका में, टिपिकल का मतलब होता है सामान्य, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सामान्य, हमारी सामान्य कोशिकाओं में जो पीएच रहता है ब्लड का, पीएच रहता है वो कितना रहता है? 7। तो क्लियर हो गया कहां कहां पीएच का कब कब कैसे आंसर करना होगा, जैसा भी सवाल पूछा जाए। हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल, सेल में जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है तो वो कितना परसेंट होता है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 25, 50, 70 और 80, तो हमारी शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनमें मेरे बच्चों 50%, कितना परसेंट? 50% लिक्विड होता है इन आवर बॉडी। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना है सेल में? सेल में 50% लिक्विड है। कितना परसेंट? 50% लिक्विड होता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट, एक्वापोरिन्स क्या है? एक्वापोरिन यानी वाटर के चैनल है, एक्वा का मतलब ही वाटर है, तो वाटर के चैनल्स को एक्वापोरिन कहते हैं। सोडियम चैनल्स को सोडियम चैनल ही कहते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये सोडियम पोटेशियम है। क्लोराइड चैनल, क्लोराइड है। एक्वापोरिन का मतलब है वाटर चैनल, जिनमें से सेल और ब्लड वेसल के बिटवीन वाटर का एक्सचेंज होता है, उनको कहते हैं अपन वाटर चैनल्स को एक्वापोरिन। क्या कहते हैं? एक्वापोरिन। क्लियर है डियर? नेक्स्ट, चलिए अब डीएनए और क्रोमोसोम टॉपिक हम कल, नेक्स्ट जिस दिन हमारा रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगा उस दिन हम स्टार्ट करेंगे। अभी 3 दिन डेमो रहेंगे, 16, 17 और 18। ठीक है बेटा, तो आज डेमो में मैं इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ, और डीएनए और क्रोमोसोम से हम उस दिन से शुरू करेंगे जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सबको शक्ति क्रैश कोर्स में पढ़ करके अच्छा लगा है तो आप अपने फ्यूचर के लिए आगे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, लेट नहीं होना है। डे 1 से ही आपको अपनी पढ़ाई मेरे साथ करनी है और मेरे साथ पढ़ करके अपना एक फ्यूचर सिक्योर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।